एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने रिगार्डिंग रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग लैंड रिसोर्सेज कि जो लैंड रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं। तो लैंड रिसोर्सेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। विदाउट लैंड हम सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो जो लैंड रिसोर्सेज है ये सपोर्ट करता है ह्यूमन लाइफ को, या फिर जो वाइल्ड लाइफ होती है उनको, जीव जंतु है उनको, सबको सपोर्ट करता है। तो इसमें जो लैंड रिसोर्स है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्लेन एरिया, सेकंड माउंटेन एरिया और थर्ड है प्लेट्यूज। क्योंकि जो लैंड है वो इक्वल नहीं है कि हर जगह आप देखो कि एक जैसी लैंड है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज प्लेन एरिया कि जो प्लेन एरिया है टोटल लैंड का 43% है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपसे, आपकी टोटल लैंड है उसका 43% है। कौन सा एरिया? लैंड एरिया। तो जो लैंड एरिया है इस काम में आता है कल्टीवेशन के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। क्योंकि जो प्लेन एरिया है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया होता है, उसमें ह्यूमन बींग सबसे ज्यादा रहते हैं। क्योंकि जो माउंटेन एरिया है, प्लेट्यूज एरिया है, उसमें ह्यूमन बींग रहना पसंद नहीं करते हैं। सेकेंड आता है माउंटेन एरिया कि जो हमारा लैंड रिसोर्स है इसमें इस तरह से प्लेन एरिया है उसी तरह से माउंटेन एरिया भी है। तो जो माउंटेन एरिया है वो सोर्स ऑफ रिवर, इट मीन्स जो रिवर है वो सारी वहीं से फ्लो करती है, जिससे ये एक सोर्स है रिवर का और टूरिज्म के लिए भी बेनिफिशियल है। टोटल लैंड का कितना है? 30%। देन आता है प्लेट्यूज कि जो प्लेट्यूज है इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी में। जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ में प्लेट्यूज का भी रोल काफी है। किसके लिए पॉपुलर है? रिच ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, जो ह्यूमन बीइंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल लैंड का कितना है? 27%। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है लैंड रिसोर्सेज। देन आता है लैंड यूटिलाइजेशन कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे किया गया है। किस एरिया में फॉरेस्ट है, किस पेस्चर लैंड है, कोई फेलो लैंड है, कोई ऐसी लैंड जो कल्टिवेटेबल है, कोई अनकल्टिवेटेबल। तो जो ये लैंड एरिया है इसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किया गया है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो लैंड यूटिलाइजेशन में आता है वो है फॉरेस्ट कि जो हमारे लैंड का प्लेन एरिया है वहां पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देन सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन कि ऐसी लैंड की जो कल्टीवेशन के लिए एवेलेबल नहीं है, कल्टीवेशन के लिए कैपेबल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जितना भी हमारा लैंड एरिया है, प्लेन एरिया है, उसमें जो प्लेन एरिया है सभी में कल्टीवेशन की जाती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट नंबर फर्स्ट बैरन एंड वेस्ट लैंड कि कुछ लैंड ऐसी है कि कितने ही एफर्ट कर लो बट वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, उसको हम बैरन लैंड में इंक्लूड करेंगे। देन सेकंड आता है लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चर यूजेज लाइक बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज। और कुछ पार्ट जो प्लेन एरिया है उसका कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें क्या बनाया हुआ है? बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज है, रोड है। तो इसमें हम क्या नहीं कर सकते? एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि जो प्लेन एरिया है उसमें हम ओनली एग्रीकल्चर ही नहीं करते बल्कि और भी अदर एक्टिविटीज करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। तो यहाँ पर जैसे बताया कि ऐसी लैंड जो अवेलेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है उससे कि अदर अनकल्टिवेटेबल लैंड या अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कि वो और कौन सी लैंड है कि जो कल्टीवेट नहीं हो सकती। तो उसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट आएगा ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड वो होती है कि जिसमें गाय, भैंस, बकरी अपना चारा खाती है, तो उनके लिए जो एरिया होता है उसको हम ग्रेजिंग लैंड में इंक्लूड करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड आता है मिसेलिनियस ट्रीज क्रॉप लाइक बम्बू कल्टीवेशन, रबर कल्टीवेशन कि जिसमें हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे बट कल्टीवेशन कर रहे हैं। कौन सी कल्टीवेशन? कि जिसमें बम्बू और रबर की क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो उसको इंक्लूड कर देंगे इसमें। देन नेक्स्ट आता है वेस्ट लैंड कि ऐसी लैंड जिसको मोर देन 5 ईयर से कल्टीवेट नहीं किया गया है, तो उनको इंक्लूड करेंगे हम अनकल्टीवेटेड एरिया या अनकल्टीवेटेड लैंड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है फेलो लैंड। इसमें 2 टाइप है फेलो लैंड के, एक करंट फेलो है, एक अदर फेलो है। तो जो करंट फेलो आती है उसमें जो लैंड 1 ईयर से क्रॉप नहीं की गई है, ऐसी लैंड की जिसको इंक्लूडिंग इन 1 ईयर उसको कल्टीवेट नहीं किया गया है, उसको हम करंट फेलो लैंड में इंक्लूड करेंगे। पॉइंट नंबर जो सेकंड आता है अदर देन करंट फेलो लैंड, तो उसमें ऐसी लैंड जो 5 ईयर से कल्टीवेट नहीं की गई है। मीन्स जो करंट लैंड है इसको ओनली 1 ईयर से
कल्टीवेट नहीं किया गया है, और अदर फेलो लैंड है उसको कितने टाइम से, 5 ईयर से। तो इसमें 2 टाइप है इसके, करंट एंड देन करंट फेलो, तो 1 ईयर एंड 5 ईयर। पॉइंट नंबर 5 आता है नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया, तो नेट शोन एरिया कौन सा होता है, ऐसी लैंड जिस पर प्रेजेंट टाइम में जो कल्टीवेट किया गया है, टोटल एरिया के कितने एरिया में कल्टीवेशन की गई है, तो वो नेट शोन एरिया आ जाएगा। नेट शोन एरिया वो होता है जो उस ईयर में, इट मीन्स टाइम की बात करूं कि 2021 में 1 ईयर के ड्यूरिंग में कितनी बार उसमें कल्टीवेशन होती है, तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, नेट शोन एरिया, कि 1 ईयर में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, या टोटल हमने कल्टीवेशन कितने एरिया में की है, कितना उसमें प्रोडक्शन हुआ है, तो वो नेट शोन एरिया कहलाएगा। जो नेक्स्ट हेडिंग आता है लैंड डिग्रेडेशन, तो जो लैंड की डिग्रेडेशन के कॉजेज कौन कौन से हैं उसके रिगार्डिंग है। सबसे पहला जो कॉज है डिफोरेस्टेशन, कि ज्यादा से ज्यादा जो पेड़ है उनकी कटाई हो रही है, जिसके रीजन से लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है। इवन ड्यू टू माइनिंग, कि जहां पर माइनिंग वर्क होता है वहां भी फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है। तो ये वाली जो माइनिंग के रीजन से डिफोरेस्टेशन होती है, वो कौन कौन से स्टेट आते हैं उसमें, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, ओडिशा है, तो ये वाले स्टेट ड्यू टू माइनिंग के रीजन से वहां पर डिफोरेस्टेशन करते हैं। ओवर ग्रेजिंग, कि जहां पर ये गाय भैंसों को चराते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग करते हैं। इट मीन्स एक स्पेसिफिक एरिया नहीं करते कि इस एरिया में ही इन जानवरों को चराया जाए, तो वो एरिया बेकार हो जाते हैं, या वहां पर कोई भी किसी भी तरह की कल्टीवेशन नहीं हो पाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम एमपी और महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आता है ओवर इरिगेशन, कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर ओवर इरिगेशन, जो खेत होते हैं उनमें पानी ज्यादा दे देते हैं, जिसके रीजन से जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, या फिर वो सैलाइन बढ़ जाता है। तो ये ऐसी सिचुएशन कौन कौन से स्टेट में है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी स्टेट्स हैं जिनमें ओवर इरिगेशन के रीजन से जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है। देन आता है सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। आप देखते हो जहां पर सीमेंट इंडस्ट्री होती है वहां पर बहुत ज्यादा डस्ट उड़ती है, और वो डस्ट एक लेयर डिपॉजिट कर देती है हमारी अर्थ के ऊपर, और वो अर्थ के ऊपर जब लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो फर्टिलिटी उसकी डाउन हो जाती है। तो ये भी एक लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि जो इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है उनमें से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो भी हमारी लैंड को डिग्रेड करता है, क्योंकि उसका जो कचरा निकलता है वो काफी हार्मफुल होता है लैंड के लिए, और वो लैंड को अनकल्टिवेटेबल बनाता है, या उसकी जो फर्टिलिटी है उसको डाउन करता है। अब ये थे हमारे कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारे कॉजेज हैं लैंड डिग्रेडेशन के। लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं कि जिससे लैंड डिग्रेडेशन को बचाया जा सके। अब जहां पर हमने डिफोरेस्टेशन किया तो उस सबसे पहला जो कंजर्वेशन मेजर है उसमें अफोरेस्टेशन कर दो, कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ कि जिससे हमारी लैंड डिग्रेड होने से बच जाए। जो सेकंड पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, कि हम ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो ये स्टेट इनमें लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्रॉपर ग्रेजिंग एरिया बनाया जाए और प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए कि इतने एरिया में आपको ग्रेजिंग एरिया मिलेगा जहां पर आप जानवरों को चरा सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी भी एरिया में उन जानवरों को घुसा दिया और वो सारा खेत साफ करके आ गए। तो ये वाला एक मेजर है जिससे ओवर ग्रेजिंग से बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड आता है प्रॉपर इरिगेशन, कि जो पंजाब, हरियाणा, यूपी में इरिगेशन सिस्टम करते हैं, ऐसा नहीं करके प्रॉपर सिस्टम से इरिगेशन किया जाए, कि जैसे ड्रिप सिस्टम है या फिर कैनल सिस्टम है। तो इनसे क्या होगा कि जो वाटर है वो ज्यादा नहीं जाएगा, जो लैंड है वो डिग्रेड नहीं होगी, क्योंकि ड्रिप सिस्टम से बहुत बेस्ट वे में जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पानी चला जाता है और जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहती है। तो इरिगेशन सिस्टम को प्रॉपर बना के लैंड डिग्रेडेशन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज, कि जहां पर माइनिंग होती है वहां वो एरिया बिल्कुल खराब कर दिया जाता है, तो कम से कम माइनिंग की जाए, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। ऐसा नहीं ओपन माइनिंग कर लेते हैं, वो एरिया खुला रहता है तो उससे बहुत सारी लैंड खराब हो जाती है, तो कंट्रोल किया जाए माइनिंग एक्टिविटी पर भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज। जब इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको डिस्चार्ज करते हैं लैंड के ऊपर, तो उसको एक मैनेजमेंट के साथ किया जाए, ऐसे एरिया में की जाए कि जहां पर फेलो लैंड है या बैरन लैंड है। ऐसा नहीं कि जो कल्टीवेशन के एबल लैंड है या फिर एक बेस्ट एरिया है और उसके अंदर
उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो उससे क्या हो जाता है, प्रोडक्टिव एरिया खराब हो जाता है। तो ये मेजर्स किए जाएं, ये कंट्रोल किए जाएं, ये कंजर्वेशन की जाए, जिससे लैंड डिग्रेडेशन से बचा जा सकता है। और ये प्रॉपर मैनेजमेंट किए जाएं। अगर गवर्नमेंट ये स्टेप्स उठाए, इनको प्रॉपर कंट्रोल करें, प्रॉपर मैनेज करें, तो ही हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल। सॉइल को एज ए रिसोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि फर्टाइल होती है और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होम होती है, यानी कि होम टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए सॉइल एज ए होम वर्क करती है। हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल। इसमें जो फर्स्ट टाइप है या इसका फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, एल्यूवियल सॉइल। जो एल्यूवियल सॉइल होती है वेरी फर्टाइल सॉइल, तो इसमें ये डिपॉजिट होती है बाय रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस। ये तीनों रिवर जब फ्लो होती है तो अपने साथ एल्यूवियल लेके चलती है, सिल्ट लेके चलती है और उनको प्लेन एरिया में जाकर डिपॉजिट कर देती है। ये कहाँ पर मिलती है? गुजरात और राजस्थान के पार्ट में। देन आता है कि ये जो एल्यूवियल सॉइल है इसके टू टाइप है अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि एज के ऊपर अगर हम बेस्ड देखें तो इसके टू टाइप है, भांगर एंड खादर। जो भांगर होती है इसमें हायर कंकर कंसेंट्रेशन होती है और ओल्ड एल्यूवियल होती है। भांगर वो सॉइल कहलाती है जहां पर लंबे टाइम से जो एल्यूवियल डिपॉजिट नहीं होते हैं, और खादर जिसमें न्यू एल्यूवियल आते रहते हैं। इट मीन्स वहां पर जो पानी का फ्लो आता रहता है तो न्यू एल्यूवियल, न्यू सिल्ट, न्यू डिपॉजिट होते रहते हैं। इसमें कंकर की कंसेंट्रेशन लोअर होती है और भांगर में ज्यादा होती है। जो भांगर होता है ये लेस फर्टाइल होता है, जबकि खादर हाई फर्टाइल होता है। तो ये भांगर और खादर है बेस्ड ऑन एल्यूवियल सॉइल के एज के बेस्ड के ऊपर इसको बताया गया है। जो इसमें प्रोडक्टिविटी होती है कि कौन कौन सी जो प्रोडक्शन है यहाँ पर होती है ज्यादा, तो शुगर केन है, पैडी है, व्हीट है, पल्सीज है, ये चीजें यहाँ पर प्रोडक्ट होती है। तो ये था रिगार्डिंग एल्यूवियल सॉइल। तो नेक्स्ट आती है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, इसका कलर भी ब्लैक होता है और इसका जो अनादर नेम है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कि ये जो ब्लैक सॉइल है इसका अनादर नेम क्या है, या फिर रेग्यूर सॉइल कौन सी सॉइल का नेम है। तो ब्लैक सॉइल का अनादर नेम है रेग्यूर सॉइल। जो ब्लैक सॉइल होती है सबसे ज्यादा इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कॉटन की होती है, और ये जो डेक्कन प्लेट्यूज के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मिलती है। और बाकी जो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन स्टेट में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और जो ब्लैक सॉइल है ये मॉइस्चर को काफी टाइम तक कंटेन करके रखती है। जो क्योंकि जब बारिश का पानी इसमें जाता है या कोई भी जब इसमें पानी डालते हैं तो ये काफी टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। लेकिन जब हॉट वेदर होता है तो इसमें मॉइस्चर खत्म होने के रीजन से जो मिट्टी है उसमें क्रैक हो जाएंगे, यानी कि ये सॉइल बिल्कुल फट जाती है, क्रैक हो जाते हैं इसके अंदर, और इसमें कैल्शियम की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट रेड एंड येलो सॉइल। इसका जो रेड कलर है वो आयरन कंटेंट ज्यादा होने के रीजन से इसका रेड कलर होता है, और लुक्स येलो इन हाइड्रेट फॉर्म होने के रीजन से ये येलो दिखाई देती है। और क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, ये जो सॉइल है ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के रीजन से बनती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड डेक्कन का ईस्टर्न पार्ट, उसमें ये सॉइल देखने को मिलती है। ये जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि इसमें क्या क्या प्रोडक्शन हो सकता है, तो शुगर केन है, व्हीट है, राइस है, पोटैटो है, वो रेड और येलो सॉइल में प्रोडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आती है रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल। जो लेटराइट सॉइल होती है वहां पर हाई रेनफॉल होती है, हाई टेम्परेचर होता है, और हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होने के रीजन से इसकी जो फर्टिलिटी है वो डाउन हो जाती है। इट मीन्स लेस फर्टाइल मिलेगी और ह्यूमस का कंटेंट भी इसमें बिल्कुल लेस मिलेगा। जो इसका एरिया है, कौन से एरिया में ये वाली सॉइल मिलती है लेटराइट सॉइल, तो वो है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और जो प्रोडक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है वहां पर, टी, कॉफी एंड केसम नट्स। तो ये था रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल। देन आता है एरिड सॉइल। एरिड जैसा नाम से ही क्लियर है, सूखा, यानी कि जिस एरिया में सूखा हो वहां पर ये सॉइल देखने को मिलती है। तो एरिड सॉइल, लेस रेनफॉल, वहां का हाई टेम्परेचर होगा, इसका जो टेक्सचर होगा वो सैंडी होगा, और ये वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है। लेस ह्यूमस है, लेस मॉइस्चर है। ज्यादा जो एरिड सॉइल है वो राजस्थान पार्ट में मिलती है। तो अगर मान लो वहां पर पानी देके प्रोडक्टिविटी की जाए तो हो सकती है, बट पानी की वहां पर कमी रहती है तो वहां पर इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सॉइल। जो फॉरेस्ट सॉइल है वो फाउंड इन हिली एंड माउंटेनी एरिया, कि जो माउंटेन एरिया होते हैं, हिली एरिया होते हैं, वहां पर फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। सफिशिएंट रेनफॉल होती है
और डिफरेंट टाइप की सॉइल यहाँ पर मिलती है। डिफरेंट टाइप की क्यों मिलती है? क्योंकि जो अपर पार्ट होता है उसमें डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलेगी और लोअर पार्ट में डिफरेंट मिलेगी। जो अपर पार्ट होता है वहां पर लेस फर्टिलिटी मिलेगी, जबकि लोअर पार्ट में हाई फर्टिलिटी मिलेगी। जो अपर पार्ट होता है उसमें लेस फर्टिलिटी क्यों होती है? क्योंकि जब बारिश होती है, जो पानी का फ्लो होता है, तो उसके रीजन से फर्टिलिटी डाउन एरिया में आ जाती है और लोअर पार्ट में हाई फर्टिलिटी होती है। ये था रिगार्डिंग सॉइल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल इरोजन, कि सॉइल जो होती है उसका कटाव कैसे होता है, सॉइल का इरोजन कैसे होता है। तो वॉशिंग डाउन ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल, जो सॉइल की अपर लेयर होती है वो वॉशिंग डाउन हो जाती है, यानी कि ऊपर का पार्ट फ्लो हो जाता है। तो वो किसके रीजन से होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं? तो पहला फैक्टर है नेचुरल फैक्टर और दूसरा है मैन मेड फैक्टर। जो नेचुरल फैक्टर है उसमें तो विंड, ग्लेशियर, वाटर, कि जब मान लो तेज आंधी आ गई, तेज पानी आ गया तो अपर लेयर फ्लो हो जाता है, तो वो तो हो जाएगा नेचुरल फैक्टर सॉइल इरोजन का। अगर हम रीजन की बात करते हैं मैन मेड फैक्टर की या मैन मेड रीजन की, तो उसमें डिफोरेस्ट्रेशन, पेड़ों की कटाई हो जाती है, तो जैसे आंधी आती है, तेज हवा चलती है, तो मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, इट मीन सॉइल का इरोजन ज्यादा होगा। ओवर ग्रेजिंग, कि जब बहुत ज्यादा ओवर ग्रेजिंग होगी तो वो एरिया प्लेन हो जाएगा और तेज आंधी चलेगी तो वहां से मिट्टी उड़ने लग जाएगी, तो इसका भी सॉइल इरोजन होगा। या कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, जब माइनिंग होती है तो ओपन जो माइनिंग होती है या कोई भी माइनिंग, पिट माइनिंग होती है, ओपन माइनिंग होती है, तो वो एरिया बेकार हो जाता है और वहां से सॉइल का इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, कि जो सॉइल है उसके इरोजन के टाइप्स कितने हैं। तो मेन टाइप 3 टाइप्स हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, गलीज, सीट इरोजन एंड विंड इरोजन। तो गलीज क्या होते हैं कि जब रनिंग वाटर एक डीप चैनल बना देते हैं जिससे सॉइल का इरोजन हो जाता है और उससे सॉइल की जो टॉप लेयर है वो वेस्ट हो जाती है या फ्लो हो जाती है। सेकेंड आता है सीट इरोजन, कि जब वाटर फ्लो होता है तो अपर लेयर को फ्लो कर देता है और उससे सॉइल का इरोजन हो जाता है। थर्ड आता है विंड इरोजन, कि जब तेज हवाएं चलती है, तेज आंधी चलती है, तो जो सॉइल की टॉप लेयर है उसको उड़ा ले जाती है, उसको फ्लो कर देती है, तो वो आ जाएगा विंड इरोजन में। तो आपके सिलेबस में ये 3 टाइप सॉइल इरोजन दे रखे हैं, गलीज, सीट इरोजन एंड विंड इरोजन। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉइल कंजर्वेशन, कि सॉइल की जो इरोजन होती है तो उसका हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन है वो एफोरेस्ट्रेशन, कि अगर हम डिफोरेस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उससे इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम एफोरेस्ट्रेशन करें कि जिससे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और सॉइल का इरोजन खत्म हो। कि जो हमारी लैंड है, जो हमारी सॉइल है वो खराब होती जा रही है, तो उसके लिए एफोरेस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, कि बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे तो जो कितनी भी तेज आंधी आए लेकिन वो जो मिट्टी है वो कटेगी नहीं। नेक्स्ट आता है काउंटर फ्लैगिंग, की जो खेती की जाती है तो उसमें काउंटर यानी कि एक टाइप से जिगजैग वे में कर दी जाती है, कि आड़ी तिरछी उसमें क्रॉप बो दी जाती है, जिससे अगर मान लो तेज आंधी आती है तो भी वहां मिट्टी का कटाव या जो सॉइल है वो फ्लो नहीं होगी, इरोज नहीं होगी। नेक्स्ट आता है टेरिस फार्मिंग, ये माउंटेनी एरिया में की जाती है, सीढ़ी नुमा फार्मिंग होती है जिसमें मिट्टी का कटाव नहीं होता है, जो वाटर फ्लो होता है तो उसमें वो रोक लेता है। फोर्थ आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है कि जब फार्मिंग की जाती है तो उनके बीच में एरिया छोड़कर उनमें बड़ी बड़ी घास लगा दी जाती है, कि जिसके रीजन से जब विंड आती है तो सॉइल का इरोजन नहीं होता। शेल्टर बेल्ट होती है कि इसमें लाइन से जो क्रॉपिंग की जाती है तो उसके बीच में, यानी कि जब तेज हवाएं चलेगी, तेज आंधी चलेगी, तो बीच में थोड़ा अपलिफ्ट एरिया कर दिया जाएगा, तो वो एक शेल्टर बेल्ट का काम करेगा जिससे मिट्टी का कटाव या सॉइल का इरोजन नहीं होगा। तो ये हमने पढ़ा रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।